हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आपका हमारे विश्लेषण सीरीज में स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे हर रोज एक डेली एनालिसिस करते हैं एक टॉपिक को लेके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट हैज बीन इन न्यूज बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग फ्रॉम आत्मनिर्भर अभियान। जब सेंटर ने अनाउंस किया था उसके रिलेटेड जो 20 करोड़ का पैकेज दिया, लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम उसी को रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या हुआ है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो रिफॉर्म्स हैं दीज आर अ पार्ट ऑफ व्हाट आत्मनिर्भर अभियान। इन ऑर्डर टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया आत्मनिर्भर अभियान 20 लाख करोड़ का, और उसी के साथ उसी के कंटेक्स्ट में अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले एक अनाउंस हुए हैं हमारे फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स। कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कुछ एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत जरूरी है अगर हम यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो वो रिफॉर्म्स क्या है, उसका बेनिफिट फार्मर्स को क्या मिलेगा, उससे प्रोड्यूसर का क्या फायदा होगा, उससे रिटेलर्स का क्या फायदा होगा, उससे ट्रेडर्स का क्या फायदा होगा, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं वो देख लेते हैं। पहला जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया है दैट इज अमेंडिंग द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसको लेके एक ऑर्डिनेंस आया है। सेकंड, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। थर्ड, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। सुनने में बड़े अजीब से लग रहे होंगे अभी, बट अभी हम इनको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक एक्ट या जो भी ऑर्डिनेंस आए हैं, जो भी एक्ट को भी अमेंड करके ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसके थ्रू वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या करने की बात हो रही है इन ऑर्डिनेंस के अंदर जिससे बेनिफिट होगा फार्मर्स को, रिटेलर्स को, और हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, जिसमें क्या करी गई है, अमेंडमेंट करी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की, इसका मतलब क्या है कि कुछ कमोडिटीज जो क्या है, एसेंशियल है। हम किन की बात कर रहे हैं, कुछ कमोडिटीज क्या है, एसेंशियल है। तो अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, इसको बेसिकली लेके आए थे 1955 में। कब लेके आए थे, 1955 में। उस टाइम पे लेके आए थे क्योंकि इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट, बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि एक ट्रेडर कितना स्टॉक अपने पास कुछ पल्सेस का या कुछ प्रोड्यूस का रख सकता है, जैसे कि सीरियल्स का, एडिबल ऑयल्स का, ऑयल सीड्स का, पल्सेस का, अनियंस एंड पोटैटो का। इसके ऊपर लिमिट्स लगा देती थी यूनियन गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन कि वो कितना अपने पास होर्डिंग कर सकते हैं या कितना वो अपने पास प्रोड्यूस को, स्टॉक को अपने पास रख सकते हैं। बट सरकार को लगता था कि ज्यादा वो ऐसा क्यों करती थी, उनको लगता था कि अगर हम जो भी इसके अंदर रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, अगर हम उनको फ्री हैंड दे देंगे तो वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर इसको मिसयूज कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस अपने पास होल्ड कर सकते हैं, उसकी स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस फिर से क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी जिसकी वजह से इन्होंने 1955 में इस एक्ट को लेके आए। बट अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, जैसे कि हमारे बजट इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने भी बोला कि इस एक्ट को अब रिपील कर देना चाहिए। इस एक्ट को रिपील करने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि आज जो हमारा एग्रीकल्चर है वो फार्म सरप्लस हो चुका है। आज का जो हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या हो चुका है, इट इज नाउ फार्म सरप्लस। अब क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर फार्म सरप्लस है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था किसके पास, फार्मर्स के पास, वो उनको ज्यादा जब वो बेचने के लिए जाते थे तो वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ज्यादा वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। क्यों, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे उनके ऊपर तो लिमिट्स लगी हुई थी कि वो कितना स्टॉक कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अपने पास पहले स्टॉक नहीं कर पाते थे। जो फार्मर्स होते थे वो जो प्रोड्यूस उनके पास सरप्लस होती थी जब वो लेके जाते थे, तो क्योंकि वो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, ये जो सारी मैंने मेंशन करी हैं, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियंस एंड पोटैटोस, तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी जिसकी वजह से फार्मर्स का भी नुकसान होता था। और दूसरी चीज, क्योंकि इनके ऊपर इतनी ज्यादा रेगुलेशन थी, इतनी ज्यादा रेगुलेशन थी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इन व्हाट,
जो ये हमारे कोल्ड प्रोसेसिंग वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोल्ड स्टोरेज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास लिमिट्स होती थी कि इससे ज्यादा वो अपने पास स्टॉक पाइल कर ही नहीं सकते हैं। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या करेगी? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो अमेंडमेंट अभी आया है वो इसको क्या करेगा, डीरेगुलेट कर देगा। कि अब वो जो लिमिट सेटअप करी गई थी ट्रेडर्स के ऊपर कि आप कितना स्टॉक कर सकते हो रिलेटेड टू सीरियल्स, रिलेटेड टू एडिबल ऑयल्स, रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, रिलेटेड टू पल्सेस, अनियंस एंड टोमेटोज, पोटैटो सॉरी, उसको अब क्या कर दिया गया है, डीरेगुलेट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी ट्रेडर जो है अपने पास क्या कर सकता है, स्टॉक पाइल कर सकता है। अगर वो स्टॉक पाइल करेगा तो उसे ज्यादा क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, तो वो इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर। ऑब्वियसली किसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब उसका जो पहले उसको फियर होता था कि रेगुलेटरी इंटरफेरेंस सरकार की ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, और उसका जो फियर है वो ओवरकम हो जाएगा। बट इसके अंदर भी एक चीज है, ईसीए को यूज किया जा सकता है ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। हो सकता है कभी वॉर आ जाए, फेमाइन आ जाए, या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या ऐसा कोई कॉज आ जाए जिसकी वजह से ये एक्ट को इन्वोक करना पड़ जाए। अदरवाइज ये एक्ट की अब लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर मैं साधारण शब्दों में इसकी बात करूं तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, पहले एक रिटेलर होता था, ट्रेडर्स होते थे जो स्टॉक करके रख सकते थे अपने पास कुछ चीजों को, लाइक सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियंस एंड पोटैटोस। बट इनके ऊपर क्या थी, लिमिट्स थी। अब वो लिमिट्स को कम कर दिया गया है। अब लिमिट्स को कम कर दिया गया है तो इसके अंदर क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसका फायदा रिटेलर्स को भी होगा और फार्मर्स को भी होगा। एंड इट विल गो अ ग्रेट डील इन फॉरवर्डिंग जो हमारा आने वाले टाइम में फार्म से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं, फार्मर्स की इनकम हो या ट्रेडर्स का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो और हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, वो जरूर इस एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू जरूर सुधरने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली डीरेगुलेशन कर दी गई है, ट्रेडर्स इसमें अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फार्मर्स के सरप्लस जो उसके पास प्रोड्यूस होता था, जो वो खराब हो जाता था, वो अब खराब नहीं हो पाएगा अगर इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज फार्म गेट के ऊपर पहले से ही क्या हो, डेवलप्ड हो, जो कि ये अमेंडमेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू इन्वोक करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहला रिफॉर्म था दैट वाज रिलेटेड टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सेकंड अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस जो आया है दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले जो फार्मर्स होते थे उनको, आपको पता है कि एक एमएसपी अनाउंस करी जाती थी कुछ 22 क्रॉप्स के लिए, ठीक है, और हर स्टेट की एक एपीएमसी एक्ट होता था, एक एपीएमसी मंडीज होती थी जिसके अंदर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बेचते थे। फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके जाता था मंडी में, जहां पे सरकार कुछ प्रोक्योर करती थी और एक प्राइवेट रिटेलर प्रोक्योर करते थे। बट जो भी कुछ होता था उस एपीएमसी मंडी के अंदर होता था, उसके बियॉन्ड उसको अपनी प्रोड्यूस को बेचने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और इतनी रिलैक्सेशंस नहीं थी। अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसी रिस्ट्रिक्शंस को खोल रहा है। मतलब क्या है कि फार्मर्स के पास चॉइस है क्या, कि वो अब एपीएमसी एक्ट के जो अंदर मंडीज एस्टैब्लिश हैं उसके बियॉन्ड जाके भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है, और उसके लिए वो अपने रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑब्टेन कर सकता है। क्या ऑब्टेन कर सकता है, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑब्टेन कर सकता है थ्रू ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स। हुआ क्या है, एपीएमसी एक मंडी थी जिसमें सिर्फ एक लाइसेंस आरटीएस थे जिनके पास वो अपने सामान को बेच सकते थे। अब उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है कि आपके पास एपीएमसी अभी भी हैं। फार्मर्स चाहे तो एपीएमसी के पास जा सकते हैं जहां पे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, जो सरकार पहले सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर देती है। बट उसके साथ साथ अगर फार्मर्स चाहें तो बाकी चीजों के लिए अपने प्रोड्यूस को इन बियॉन्ड एपीएमसी एक्ट्स के थ्रू बेच सकते हैं, नॉट विद इन इंट्रास्टेट, ऑल्सो इंट्रास्टेट भी नहीं, वो इंटरस्टेट भी इसका क्या कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। याद रखना इस एक्ट के थ्रू हम एपीएमसी को खत्म नहीं कर रहे हैं, एपीएमसी खत्म नहीं हो रही हैं, बट एक तरह से अलग एक उनको कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री तरीका मिल रहा है फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को बेचने का, अपनी इनकम को इंक्रीज करने का और रिम्यूनरेटिव प्राइसेस को अचीव करने का, इफ दे हैव अ चॉइस कि वो एपीएमसी मंडीज के बाहर भी अपने सामान को, अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने की तरफ ही जा रही हैं।
जैसे कि आपको पता होगा दिलवाई कमेटी आई थी जिसने बोला था कि हमें फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, डबल करना है बाय 2022। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम इनको एनालाइज करें तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली फार्मर्स की इनकम को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? फार्मर्स की इनकम को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में देखा कि जो फसल थी खराब हो रही थी क्योंकि ट्रेडर्स उनको खरीद नहीं रहे थे। ट्रेडर्स खरीद क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इतना ही स्टॉक पाइल कर सकते हो। अब जब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होंगी तो वो इजिली खरीद सकते हैं फार्मर से, और जो एक्स्ट्रा उनका सरप्लस खराब हो रहा था वो अब खराब नहीं होगा। यहाँ पे उनके पास ऑप्शंस हैं कि एमएसपी तो मिलेगी जो उनको अनाउंस करी जा रही है, बट बियॉन्ड अगर वो चाहें, फार्मर्स के पास भी एक चॉइस होनी चाहिए ना कि अगर वो अपनी चीजें चाहे तो कहीं और भी बेच सकता है, तो वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स में अपने सामान को बेच सकता है। तो ये थे हमारे पहले दो ऑर्डिनेंस जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। सीधी भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैं इंडियन एग्रीकल्चर की बात करूं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सबको पता है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेनफॉल। कि किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? मॉनसून रेनफॉल के ऊपर। बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, कई बार फसल अच्छी नहीं होती है, सरप्लस नहीं हो पाता है, तो उस वजह में कि प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि एक तो हमारे लैंड होल्डिंग्स का साइज भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेदर डिपेंडेंस है, प्रोडक्शन अनसर्टेनिटीज है एंड मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। किसके बीच में? फार्मर्स के बीच में, एग्रो बिजनेस फर्म्स के बीच में, प्रोसेसर्स के बीच में, होलसेलर्स के बीच में, एक्सपोर्टर्स के बीच में और लार्ज रिटेलर्स के बीच में, कि पहले से ही एक प्राइस डिसाइड हो जाए कि अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगा आने वाले टाइम में, हम क्योंकि पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो पहले से ही म्यूचुअली एग्रीड रिम्यूनरेटिव प्राइस फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसको हम सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी नाम दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम, जिसमें दो पार्टीज आपस में मिलके पहले से ही किसी भी प्रोड्यूस का प्राइस पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि उनके बीच में वो एग्रीमेंट डिसाइड हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरह से क्या मिलती है? फार्मर को प्राइस एश्योरेंस मिलेगी, प्राइस डिस्कवरी मिलेगी और प्राइस स्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों? कि अगर आने वाले टाइम में फसल खराब भी हो जाए, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर उसका सरप्लस कम भी हो या प्राइसेस मार्केट में कम भी हो जाएं, बट जो पहले प्राइस डिसाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के टाइम पे, वही प्राइस पे एग्रीकल्चर फार्मर और रिटेलर्स या प्रोसेसर्स के बीच में उसी प्राइस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे और उनको पूरा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी आई जा रही थी, बट अब एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, इसको एक फ्रेमवर्क के थ्रू वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं? इस ऑर्डिनेंस के थ्रू वो क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं? एक फार्मर को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसका? प्राइस का। कि अगर आने वाले टाइम में कुछ भी हो जाए, वेदर कंडीशंस में चेंजेस आ भी जाएं, कुछ आपका वो भी हो जाए, बट फिर भी आपको रिम्यूनरेटिव प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगेन इट इज गोइंग वेयर, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अचीविंग द, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो देखो, तीन चीजें पढ़ी हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में जो आजकल सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस में आई हैं, जो अभी रिलीज हुए हैं ऑर्डिनेंस। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का ऑर्डिनेंस, हमारे फार्मर्स एपीएमसी के बियॉन्ड जाके अपनी चीजों को बेच सकते हैं। दूसरा, प्राइस एश्योरेंस को लेके। ये तीनों ही ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट है। तीनों ही क्या कर रहे हैं? एक तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अच्छा बनाने की बात करी जा रही है, ट्रेडर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज करा जा रहा है, और साथ ही साथ फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जा रही है ताकि उनको एक रिम्यूनरेटिव प्राइस फ्रेमवर्क मिल सके, प्राइस मिल सके, जिससे वो क्या कर सकें? अपनी इनकम को डबल कर सके। और लास्ट में, अगर ये चीजें होती हैं, देन इट विल empower बैरियर फ्री ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ऑल्सो empower द फार्मर्स टू engage with sponsors of his choice. The freedom of the farmer, which is of paramount importance, has thus been provided. अब चॉइस है फार्मर के पास कि वो एपीएमसी में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। तो ये सब चीजें क्या करने की कोशिश कर रही हैं? एक बैरियर फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं फार्मर को, इन्वेस्टर को, जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर इनहांस हो और उसके अंदर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका कम है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो भी लेटेस्ट हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे विश्लेषण सीरीज का पार्ट बनते रहिए। थैंक यू।